स्वागत, खुशामदीद, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सब महानुभावों का, ख़वातीन और हज़रात का, देवियों का, देवताओं का मैं अन्नू कपूर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। धन्यवाद। चलिए आज के सुहाने सफ़र पर नज़र डालते हैं। आज का पहला किस्सा है, वो कलाकार कौन था जिसे फिल्म इंडस्ट्री से पैसा मिला, शोहरत मिली, सब कुछ मिला, मगर किस्मत से नहीं मिला तो एक घर। वो कलाकार कौन था, ये होगी पहली कहानी। दूसरी कहानी में वो कौन सा डायलॉग था जिसकी वजह से हिंदुस्तान के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को मिली हिंदी सिनेमा में एंट्री। बताऊंगा उस हीरोइन के बारे में जिसने सिर्फ 5 फिल्म्स में काम किया और 5 फिल्मों में उसी हीरो के साथ काम किया जो बाद में बन गया उस हीरोइन का जीवन साथी। ये अदाकारा कौन थी? साधना जी से उनके पति ने क्यों कहा कि इस घर से एक नहीं 2 लाशें उठेंगी? क्या बात थी? तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुहाना सफर। जी हां, आज मैं आपको संजीव भाई के जीवन की एक बहुत ही कमाल की बात सुनाऊंगा। एक तरफ कहते हैं कि पैसा हो तो जर, जोरू और जमीन सब मिल जाती है, तो दूसरी तरफ कहते हैं कि शादी, मकान, ये सब संजोग की बातें हैं। जिसके जीवन में इनका संजोग नहीं है उसे ये नहीं मिलते। और ऐसा ही हुआ हरि भाई यानी कि संजीव कुमार जी के साथ। मास्टर जीनियस एक्टर संजीव कुमार। हिंदी सिनेमा से उन्हें नाम, शोहरत, पैसा सब कुछ मिला, नहीं मिला तो एक जीवन साथी और एक घर। मेरे खुदा मुझको इतना तो मोतबर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूं उसको घर कर दे। मकान तो 4 दीवार होती हैं, कुछ खंबे होते हैं, कुछ पिलर्स होते हैं, लेकिन वो मकान घर बनता है घर में रहने वाले लोगों की वजह से। घर बनता है माँ की वजह से, बहन की वजह से, पत्नी की वजह से, बेटी की वजह से, बेटों की वजह से। तो हरि भाई सारी उम्र एक किराए के घर में रहे। बड़ा अजीब लगता है ना सुन के कि संजीव कुमार जैसे संपन्न आदमी ने घर क्यों नहीं खरीदा। तो ऐसा ही कि उन्होंने घर खरीदने की कोशिश की, मगर किसी ना किसी कारण वो घर खरीद नहीं सके। एक बार उन्हें एक घर पसंद आया और वो घर खरीदने गए। घर के मालिक ने कहा कि इस घर की कीमत 50,000 रुपए है, और वो जब उस मालिक के पास 50,000 लेकर पहुंचे तो मकान मालिक ने कहा कि आपको अब इस घर के 70,000 देने पड़ेंगे, कीमत बढ़ गई है। हरि भाई जब 70,000 लेके पहुंचे तो उसने कहा कि साहब ये घर आपको अब 1 लाख रुपए में मिलेगा। हरि भाई को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जिस आदमी की जबान पक्की नहीं उससे ये घर मुझे कितना ही पसंद आ गया हो, मैं कौड़ी में भी नहीं लूंगा। इस बात को कुछ दिन गुजर गए और उन्होंने फिर से कोशिश की घर खरीदने की, और उन्हें जुहू में एक घर पसंद आ गया। संजीव भाई ने, हरि भाई ने इस घर को खरीद भी लिया, मगर कुछ ही दिनों में उन्हें पता चला कि यह घर किसी लीगल हैसल्स में, कानूनी पचड़ों में फंसा हुआ है, और इस वजह से घर खरीदने के बाद उन्हें इस घर को छोड़ना पड़ा। इन 2 कोशिशों के बाद कभी और संयोग ही नहीं बना घर खरीदने का, और संजीव कुमार जी, हरि भाई अपने खुद के घर से ताजिंदगी महरूम रहे। प्रेम बंधन वो फिल्म थी जिससे राजेश खन्ना का कमबैक हुआ था कुछ सालों तक फ्लॉप फिल्म्स देने के बाद। इस फिल्म की कमर्शियल सक्सेस के बाद एक मैगजीन में राजेश खन्ना के लिए लिखा गया था, राजेश खन्ना makes a sincere attempt to recover his popularity as superstar and succeeds. He gives natural touching performance. प्रेम बंधन से राजेश खन्ना का कमबैक तो हुआ, मगर राजेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्री में किस डायलॉग की वजह से एंटर हुए ये मैं आपको बताता हूं। पहली बार हुआ यूं था कि राजेश खन्ना हिंदी सिनेमा में आए यूनाइटेड प्रोड्यूसर फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट की वजह से। जब कॉन्टेस्ट का अखबार में इश्तिहार छपा तो राजेश खन्ना ने उस एड को कैंची से काटकर रखा, उसे फिलअप किया,
3 फोटोज भेज दिए। फिर उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, ऑडिशन के लिए। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स मौजूद थे, चोपड़ा साहब थे, बिमलदा थे, एस.एच. रवेल थे। ये बात खुद राजेश खन्ना जी ने अपने इंटरव्यू में कही है। राजेश खन्ना उनके सामने कुर्सी पर बैठे, वहां एक बड़ी सी टेबल के सहारे लगी कुर्सियों पर सभी प्रोड्यूसर्स बैठे थे। उन्हें देखकर राजेश खन्ना हो गए नर्वस। ऐसा लगा कि जैसे उनका कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। ये राजेश खन्ना ने अपनी फीलिंग बताई है। तभी शक्तिदा ने उनसे कहा कि हमने आपको एक डायलॉग भेजा था, वो सुनाइए। राजेश खन्ना ने जवाब दिया कि मैंने डायलॉग पढ़े हैं, मगर आपने इस डायलॉग के साथ किसी भी तरह के कैरेक्टराइजेशन की कोई डिटेल नहीं भेजी है, ना ही ये लिखा है कि सिचुएशन क्या है। ये हीरो जो अपनी माँ को समझा रहा है कि मैं एक नाचने वाली से प्यार करता हूं और उसे इस घर की बहू बनाना चाहता हूं, अमीर है, गरीब है, बंगले में रहता है, फ्लैट में रहता है, चौल में रहता है, झोपड़पट्टी में रहता है, किस फैमिली को बिलोंग करता है, ये आपने कुछ नहीं भेजा है। बात सुनकर चोपड़ा साहब ने झट से पूछा, समझ गए तुम थिएटर से हो? वो बोले जी मैं थिएटर से हूं। तो चोपड़ा साहब ने कहा अच्छा कोई अपना एक डायलॉग सुनाओ। यश चोपड़ा की बात सुनकर राजेश खन्ना की हालत और पतली हो गई। दिमाग पे जोर मारा तो एक डायलॉग याद आ गया, और यही वो डायलॉग था जिसकी वजह से उन्हें 10,000 लोगों में से सेलेक्ट किया गया। हां मैं कलाकार हूं, क्या करोगे मेरी कहानी सुनकर। ये डायलॉग सुनकर वो इंप्रेस हुए थे। आज से कई साल पहले मैं खाने से एक ऐसा प्याला पी चुका हूं जो मेरे लिए जहर था और औरों के लिए अमृत। हां मैं कलाकार हूं। ये वही पंक्तियां थीं, ये वही डायलॉग की लाइंस थीं जिसकी वजह से राजेश खन्ना को एंट्री मिली और सफलता की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते शोहरत की ऊंचाइयों को छूने के बाद वो हिंदुस्तान के बने सुपरस्टार। अब बात उस हीरोइन की जिसने अपने फिल्मी करियर में सिर्फ 5 फिल्मों में काम किया, ओनली 5 फिल्म्स। ये 5 फिल्मों में हीरो वो था जिसके साथ इस हीरोइन ने अपनी गृहस्थी बसाई, और इनका नाम कल्पना कार्तिक, यानी स्वर्गीय देवानंद साहब की जीवन संगिनी। कल्पना कार्तिक जी का जन्म 19 सितंबर 1931 को एक पंजाबी क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था। असली नाम था मोना सिंह। पढ़ाई शिमला से की और वहीं से एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतकर बन गई मिस शिमला। इन मिस शिमला पर नजर पड़ी चेतन आनंद जी की, और उन्होंने मोना की फैमिली को कन्विंस किया कि मोना को बॉम्बे आना चाहिए, और मोना सिंह चेतन जी के कहने पर आ गई बॉम्बे। चेतन आनंद जी नवकेतन के बैनर से बना रहे थे एक फिल्म बाजी, और बाजी फिल्म की हीरोइन के रूप में उन्होंने साइन किया मोना सिंह को और रिक्वेस्टन किया, उनका नाम बदल के फिल्मी नाम रख डाला कल्पना कार्तिक। इस फिल्म में ये बन गई देवानंद की हीरोइन और नाम कल्पना कार्तिक। फिल्म बाजी, यहां से इनके फिल्मी करियर की शुरुआत हुई। बाजी के बाद इन्होंने 4 और फिल्में की, आंधियां, टैक्सी ड्राइवर, हाउस नंबर 44 और 9-2-11। इन चारों ही फिल्मों में हीरो देवानंद थे। इसी दौरान देवानंद और कल्पना एक दूसरे से प्यार कर बैठे और दोनों ने डिसाइड किया कि भाई इस प्यार का अंजाम विवाह ही होना चाहिए। तो देव साहब और कल्पना जी ने टैक्सी ड्राइवर फिल्म की शूटिंग के दौरान लंच ब्रेक में चुपचाप जाकर शादी कर ली। शादी के बाद कल्पना जी ने अपनी 5वीं और आखिरी फिल्म एज एन एक्ट्रेस की जिसका नाम था 9-2-11, और उसके बाद पूरी तरह से परिवार की जिम्मेदारियों को संभालते हुए गृहस्थी की गाड़ी में जुट गई। तो आइए कल्पना जी और देवानंद जी की जोड़ी को याद करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए सुनते हैं इन दोनों पे फिल्माया गया एक गीत। फिल्मों में आने से पहले बस कंडक्टर हुआ करते थे जॉनी वॉकर साहब, और यहीं से बस कंडक्टरी करते हुए बन गए एक्टर।
मगर जॉनी वॉकर जी की जीवन का एक बहुत बड़ा राज आज तक लोगों के सामने नहीं आया है, और वो राज ये है कि उनकी एक आंख की रोशनी बहुत कम थी, दिखता ही नहीं था एक आंख से। जब बेस्ट की नौकरी, कंडक्टरी की नौकरी के लिए उन्होंने अप्लाई किया तो मालूम हुआ उन्हें मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ेगा। तब तक जॉनी साहब को मेडिकल टेस्ट के बारे में कुछ पता नहीं था। निर्धारित जगह पे पहुंचे तो वहां पता पड़ा कि पूरा मेडिकल टेस्ट होता है। तो उन्होंने पूछा कि भाई क्या आईज भी टेस्ट की जाएंगी? जवाब मिला कि जी हां, आंख भी टेस्ट की जाएगी। यह सुनकर जॉनी साहब घबरा गए। उन्हें मालूम था कि उनकी एक आंख की रोशनी है ही नहीं, तो आंख का टेस्ट कैसे होगा? उन्होंने पूछा भाई ये आईज कैसे टेस्ट की जाती हैं? तो वहां मौजूद कंडक्टर ने कहा ये सामने जो बोर्ड लिखा हुआ है उसके ऊपर लेटर्स हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ASDLEFGPOIZXCVBMN, ये सब पढ़ना पड़ेगा और डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी, डिस्टेंस कम होती चली जाएगी। उन्होंने कंपाउंडर की बात को गौर से सुना। अब मेडिकल टेस्ट के लिए दूसरे भी कंटेस्टेंट आने शुरू हो गए। जॉनी वॉकर साहब का नंबर 1 था, लेकिन उन्होंने अपने पीछे आने वाले को आगे करना शुरू कर दिया। अब आगे जो व्यक्ति जाता था तो डॉक्टर के चेंबर का वो जो होता है ना दरवाजा, बीच में दरवाजा होता है जो अंदर बाहर सब खुल जाता है, तो अंदर जो डॉक्टर बताते थे और जो कंटेस्टेंट आइज टेस्ट करने के लिए बोलता था ASDFG, बाहर बैठे हुए जॉनी साहब ने ये सारे लेटर्स याद करने शुरू कर दिए। जो भी उनके बाद आता था उसको पहले भेजवा देते थे, आप भैया अपना टेस्ट कर लो। और ये 1-1.5-2 घंटे के अंदर सारे के सारी जो लेटर्स थे वो जॉनी साहब को कंठस्थ हो गए थे, सारे के सारे लेटर्स। तो जब जॉनी वॉकर साहब का टर्न आया तो जो आंख ठीक थी उस आंख से तो उन्होंने सब कुछ पढ़ दिया, परंतु जो आंख ठीक नहीं थी, जब उससे पढ़ने की बारी आई तो उनके दिमाग ने जो कुछ याद किया था, जो कंठस्थ किया था, जो मग किया था उन्होंने वो सब उन्होंने पढ़ दिया और डॉक्टर को सर्टिफाई करना पड़ा ही इज मेडिकली फिट। इस तरह से मेडिकल टेस्ट में वो अप्रूव किए गए, पॉजिटिव मेडिकल टेस्ट हुआ और उनको कंडक्टर के रूप में बेस्ट सर्विस में, बेस्ट की जो सेवा है उसमें वो कर दिया गया। और यही कंडक्टरी करते करते वो एक दिन एक्टिंग की दुनिया में चले गए, फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और बाकी कहते हैं ना रेस्ट इज हिस्ट्री। जॉनी वॉकर इज जॉनी वॉकर। जॉनी वॉकर साहब को खराज अकीदत देते हुए, सलाम करते हुए उन पे पिक्चराइज्ड एक गाना पेश खिदमत। बात करूंगा अब साधना जी की। साधना जी ने लव मैरिज की थी। जिस फिल्म से उन्हें ब्रेक मिला था वो फिल्म थी लव इन शिमला, डायरेक्टेड बाय ग्रेट R.K. नैयर। दोनों में बहुत प्रेम था। पहले एक पॉइंट पे दोनों अलग हो गए थे, फिर बाद में मिले, शादी कर ली। जीवन गृहस्थी की गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी, दोनों में बहुत प्रेम था। साधना जी का करियर भी अच्छा चल रहा था, लेकिन साथ साथ वो पूरी तरह से फैमिली लाइफ में डिवोटेड थी। एक पॉइंट पे आके नैयर साहब ने, R.K. नैयर साहब ने 2 फिल्में प्रोड्यूस की और डायरेक्ट की, जिनके नाम थे जिंदगी कितनी हसीन है और आओ प्यार करें। इन दोनों फिल्मों की शूटिंग विदेश में की गई। निर्माण में, प्रोडक्शन में काफी पैसा लग गया और बदकिस्मती से ये दोनों ही फिल्में फ्लॉप हो गईं। इन दोनों फिल्मों के फ्लॉप होने की वजह से R.K. नैयर और साधना पर काफी फाइनेंशियल प्रेशर आ गया। आर्थिक स्थिति डामाडोल हो गई, हालात खराब होने लगे। तनाव और फ्रस्ट्रेशन की वजह से R.K. नैयर साहब को अस्थमा की शिकायत हो गई। एक तरफ आर्थिक तंगी, दूसरी तरफ ये बीमारी। इन दोनों परिस्थितियों के बीच एक दिन R.K. नैयर साहब ने साधना जी को, अपनी पत्नी को, अपनी बिलवेड वाइफ को अपने पास बुलाया। कहा बैठो मेरे पास, एक बात कहना चाहता हूं। सारी जिंदगी भर मेरा साथ दिया, मुझे इतना प्यार किया तुमने, इतना सपोर्ट, सहारा दिया। एक बात समझ लेना, अगर मेरी मृत्यु हो गई तो एक बात पक्की है, तुम्हारा जीवन बहुत कष्टदायक होगा।
सारा कर्जा तुम्हारे सर आ जाएगा और तुम्हें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं एक इंडियन वाइफ का कि हस्बैंड जब उससे इस तरह की बात कहे, साधना जी का दिल शटर हो गया। वो बोली कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, और हो सकता है कि आपसे पहले मैं चली जाऊं। अपनी पत्नी की बात सुनकर आर.के. नैयर साहब बोले, साधना, अगर ऐसा हुआ कि मुझसे पहले तुम चली गई तो एक बात पक्की है, उस दिन इस घर से एक नहीं 2 लाशें उठेंगी। विधि का विधान देखिए। आर.के. नैयर साहब चले गए और साधना जी को अकेले छोड़ गए। उनके जाने के बाद साधना जी ने बहुत संघर्ष किया। आर्थिक परिस्थितियों का सामना करते हुए यह वीरांगना किस तरह से मुसीबतों का सामना करते हुए आगे बढ़ी और डिग्निटी और ऑनर के साथ अपनी जिंदगी जीने की कोशिश में लग गई। साधना जी और उनके पति डायरेक्टर आर.के. नैयर साहब को याद करते हुए सुनते हैं एक गीत। तो मेहरबान दोस्तों, बात करते हैं ग्रेट डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी की। दादा इंडस्ट्री के मोस्ट प्रोमिनेंट और मोस्ट ब्रिलियंट एडिटर्स में से एक थे। ऋषिदा ने जो नाम एज एन एडिटर कमाया वो कोई कम नहीं था। बहुत प्रिसिजन, उन्हें एग्जैक्टली मालूम था कि उन्हें क्या करना है, कौन सा शॉट कब लेना है। फिल्म बना रहे थे नूतन और राज कपूर को लेकर फिल्म अनाड़ी। इस पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक मजेदार किस्सा मैंने सुना है। डेट्स की ऐसी प्रॉब्लम थी, नूतन जी अवेलेबल थी 9 AM to 6 PM और राज जी अवेलेबल थे 2 PM to 10 PM। आप समझ सकते हैं कि कोई भी अगर कच्चा डायरेक्टर होता तो घबरा जाता, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी जैसे महान निर्माता ने और महान एडिटर ने फिल्म का मेजर चंक कैसे शूट किया, देखिए, सुनिए आप। ब्रिलियंस, मास्टरी इसको बोलते हैं कि 9 बजे से लेकर और लंच तक वो नूतन जी के सोलो शॉट्स लिया करते थे। कितना हार्डवर्क किया होगा, कितना सोचा होगा, कितना प्लानिंग, कितनी मेटिकुलस प्लानिंग होगी ऋषिकेश मुखर्जी की। नूतन जी के सोलो शॉट्स सवेरे 9 बजे से लेकर और लंच ब्रेक तक। लंच ब्रेक के बाद आ जाते होंगे राज कपूर, तो राज जी और नूतन जी के कंबाइंड शॉट लंच के बाद से लेकर और शाम के ब्रेक तक, आप समझे, यूं मान ले के 2 बजे से लेके और शाम को 6, 6:30 बजे तक। 6:30 बजे नूतन चली जाती होंगी और उसके बाद 6:30 बजे के बाद 6:30 से लेके रात को 10 बजे तक राज कपूर साहब के सोलो शॉट्स। और पूरी फिल्म अगर आप अनाड़ी देखेंगे, किसी को भी यह महसूस नहीं होगा कि डायरेक्टर ने किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी स्टेज पर कॉम्प्रोमाइज किया हो। ये थे ऋषिकेश मुखर्जी। आज के लिए इतना ही। आप सबसे इजाजत चाहूंगा। सुहाने सफर को देता हूं विराम। दुआओं में याद रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।